स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने स्टडी करना है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और दूसरी तरफ हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कैलकुलेशन पावर है। हमारा जो मेन गोल था वो ये था कि हमने दोनों को कंबाइन करना है, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को कंप्यूटर की कैलकुलेशन के साथ, और उससे हमने रिजल्ट्स जनरेट करने हैं फिजिक्स के अंदर। अब हम कंबाइन करेंगे कैसे? अगर हम मॉडल बनाएं तो हम जो है वो हम अपने आप को ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम चीज़ों को समझते हैं। हम कंप्यूटर से इस लिहाज से बेहतर हैं कि हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। कंप्यूटर को हमने नीचे रखा। अब हमने अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम कंप्यूटर के बॉस हैं और कंप्यूटर जो है वो हमारा सबऑर्डिनेट है। तो जिस तरह से बॉस ने सबऑर्डिनेट से काम लेना होता है, उसको बताना होता है कि उसने क्या करना है, अदरवाइज सबऑर्डिनेट्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि खुद से ही वो किसी काम को कर लें। उसी तरह कंप्यूटर, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको हमारा सॉल्व करने का पर्पस है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको देंगे, उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से अगर वो इंस्ट्रक्शंस ठीक हुई और उनका ऑर्डर ठीक हुआ, सही तरतीब से हमने सही इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे दी, तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो कंप्यूटर जो है उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी है, इसको हम नाम देते हैं प्रोग्राम का। और ये जो काम हम करने जा रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोवाइड करनी है कंप्यूटर को, ये एकदम से नहीं हो जाना। ये एक लंबा प्रोसीजर होना है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स शामिल होंगे। इस प्रोसीजर को नाम देना है हमने साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। हर स्टेप को अलग-अलग से अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले नंबर पे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जो मोस्ट केसेस में कॉम्प्लेक्स होगी। तो हम कहते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैं एक प्रॉब्लम भी अज्यूम कर लेता हूं, उसके साथ साथ मैं आपको टीच करता जाऊंगा। मैं अज्यूम करता हूं कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 100 मीटर पर सेकंड थी, और एक्स जी हम जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्केल यूज करेंगे। अब हमने जो है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है डिफरेंट टाइम्स पे, यानी 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये सारे टाइम्स पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की एग्जांपल होगी। अगर हम इसे हाथ से सॉल्व करें तो कर तो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये पहला स्टेप है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। दूसरा स्टेप ये है इसमें कि हमने एनालाइज करना है प्रॉब्लम को। एनालिसिस से मुराद ये होगा कि हमने खुद प्रॉब्लम को पहले समझना। सिर्फ प्रोग्रामिंग का नॉलेज काफी नहीं होता किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब तक आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको आपने अच्छी तरह एनालाइज ना किया हो। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रॉब्लम है, आप किसी बहुत ही अच्छे आदमी को जो कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा माहिर है, चाहे पूरी दुनिया में नंबर 1 पे हो, उसको दे देंगे इसका प्रोग्राम जनरेट करे, तो शायद वो ना कर सके। अगर उसको प्रोजेक्टाइल मोशन का आइडिया नहीं है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूलाज नहीं आते, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कभी भी सही प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको खुद पता हो
कि आपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपको खुद से उसकी समझ हो, तो इसलिए आप उसको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया। मिसाल के तौर पे अगर ये प्रॉब्लम है आपकी, तो आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? आप समझेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। यहां पे मैं वी एफ के लिए या वी ऑफ टी के लिए कोई भी टाइम टी होगा तो मैं वी आई को 100 रखूंगा, ए की जगह मैं -10 रखूंगा और टी की जगह टी की वैल्यू इसमें रखूंगा। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूं मैं, कि प्रॉब्लम को खुद से समझ रहा हूं, उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूं। जब प्रॉब्लम को मैं एनालाइज कर लूंगा तो उसके बाद सेकंड स्टेप होगा डिजाइन का, कि अब मैंने एक उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिजाइन करना है, लेकिन ये डिजाइन भी मैंने कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं करना, सादा लैंग्वेज में करना। मिसाल के तौर पे अगर इसी प्रॉब्लम को ले लें तो मैं इसमें कैसे डिजाइन करूंगा, इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। मैं वी आई की जगह कंप्यूटर में एक वेरिएबल ले लेता हूं स्मॉल वी आई, और मैं कहता हूं कि 1 स्टार्ट करूंगा पहले मैं प्रोग्राम को। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूं कि वी आई इज इक्वल टू 100। नंबर 3 पे लिखता हूं इनपुट टी। अब यहाँ पे जो टी की वैल्यू होगी वो बाद में कोई भी बंदा इनपुट करेगा इस एल्गोरिदम में। फोर्थ नंबर पे मैं लिखता हूं वी ऑफ टी को, या मैं वी टी लिख देता हूं सिंपली, इज इक्वल टू 100 -10 इंटू टी। अब ये वी टी की मेरे पास वैल्यू आ गई। 5वें नंबर पे मैं लिखता हूं कि डिस्प्ले वी टी, या सिंपली कह देता हूं इसके लिए प्रिंट की कमांड भी यूज कर लेते हैं, प्रिंट वी टी। और 6 पे मैं लिख देता हूं एंड। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सादा सा अपनी जुबान में ही मैंने इंस्ट्रक्शंस बना ली हैं और उनको तरतीब दे ली। इस चीज को कहते हैं डिजाइन करना। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक एल्गोरिथम है। तो डिजाइन आमतौर पे 2 तरह का होता है, या तो इस तरह से लिखा जाता है, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। दूसरा डिजाइन होता है जिसमें हम इसकी बजाय चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बॉक्सेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह स्टार्ट कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं, हम वी आई इज इक्वल टू 100 कर देते हैं इस तरह से। तो जो इस फॉर्म में होगा इसको हम कहेंगे कि ये फ्लो चार्ट। तो डिजाइन की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक आपके पास है एल्गोरिथम, दूसरा है फ्लो चार्ट। लेकिन दोनों में याद रखें कि दोनों के अंदर कंप्यूटर की लैंग्वेज का, उसकी टेक्निकल टर्म्स नहीं आ रही। सादा लफ्जों में अभी तक हम जो प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं हम उसको अपने आप को ही उसके लिए तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं लिख रहे अभी। जब हम डिजाइन कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ जाती हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोड करने का। हमने उन इंस्ट्रक्शंस को कोड करना होता है। कोडिंग से मुराद ये है कि अब ये इंस्ट्रक्शंस जो सादा लैंग्वेज में लिखी हुई हैं इनको हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में लेके जाना है, और डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने प्रोग्राम लिखना है C++ में, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें C++ के लिहाज से लिखनी पड़ेंगी। अगर हमने C में लिखना है तो फिर इन इंस्ट्रक्शंस को C में लिखने का कुछ और अंदाज होगा। तो ये प्रोसेस है कोडिंग। कोड का मतलब करने का सादा लफ्जों में समझें कि हम एक्चुअली प्रोग्राम ही लिख रहे हैं इस लेवल पे। इसका हमने एक प्रोग्राम बना लेना है, लेकिन प्रोग्राम बन जाए तो फिर तो काम खत्म हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां काम खत्म होगा, अभी ऐसा प्रोग्राम बनेगा जो रिलायबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपने टेस्ट करना है अपने प्रोग्राम को कि वो जो आपने बनाया है वो ठीक भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने प्रोग्राम के अंदर टी की वैल्यू खुद से एंटर की, मैंने टी इज इक्वल टू 5 एंटर कर दिए। अब मुझे पता है कि इस वैल्यू पे मैं अगर खुद से कैलकुलेशन करूं तो मुझे वी टी कितना मिलना चाहिए, 50 मीटर पर सेकंड मिलना चाहिए।
अगर तो मेरा प्रोग्राम मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रहा है जिनके बारे में मुझे पता है, तो मैं इसको इस टेस्ट को जो है वो अच्छा समझूंगा कि प्रोग्राम जो है वो पास हो गया है, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्राम को कहूंगा कि ये मेरा प्रोग्राम क्लियर है, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, इससे जो भी चीज मैंने मालूम करनी है उसका मैं पता कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे जो नॉन वैल्यूज का पता है वो उस पे ही प्रोग्राम फेल हो गया, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा आसान सा सोल्यूशन t इज इक्वल टू 0 पे तो कम से कम आपको पता होगा ना कि ये वैल्यू आनी चाहिए। आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया, जवाब कोई और आ गया, 100 नहीं आया, 100 के अलावा कोई भी जवाब आ गया, इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो टेस्ट में फेल हो गया, फिर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद जो है वो आपका समझें कि प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने साइंटिफिक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको स्टडी किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब स्टेप्स के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिदम को स्टडी करेंगे जो कि डिजाइन का हिस्सा है जो मैंने बताया था, और उसके साथ साथ उसके नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम फ्लो चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे।